Hello students, we are studying class 6 history. Chapter 1 what, where, how and when यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे और हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा नया पैराग्राफ है। क्या हमारा नया पैराग्राफ? नेम्स ऑफ द लैंड यानी देशों के नाम। अब आपको इस पैराग्राफ में ये पता चलेगा कि हमारा जो इंडिया है या भारत हम इसे बोलते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा, इंडिया या भारत। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए इंडिया और भारत, इन दो शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ये जो इंडिया नामक शब्द है, ये कहाँ से आता है? इंडस से आता है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें ईरान और ग्रीस को ढूंढिए। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे था। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, है ना, सिंधु एक नदी है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, तो सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस कहा। और से इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा? इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को कहा, उन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। देखिए कैसे, मैं इसमें मैप में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपकी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, और ये उसकी 5 सहायक नदी है। ठीक है, आपको ये भी पता है, मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पास से बात करें, अगर यहाँ से हम लेते हैं ऐसे, तो इसका ईस्ट क्या हुआ? ये हुआ। तो ये पार्ट हमारा जो होगा ईस्ट हुआ। ठीक है, तो ईरान और यूनान कहाँ? उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ तरफ। ठीक है, तो इधर से वो लोग आते थे, ईरानी और यूनानी। तो इधर के क्षेत्र को, इस क्षेत्र के, इस नदी के क्षेत्र के पूर्व को, पूर्व यहाँ पर पड़ेगा, इसके लिए ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ही है। तो इसको क्या कहा उन्होंने? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। ये है आपकी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी के ईस्ट के क्षेत्र को उन्होंने, ईरानी और यूनानियों ने, इंडिया कहा। इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। याद रहेगा। उसके बाद अब देखिए भारत कैसे पड़ा। द नेम भारत वॉज used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rigveda. The earliest composition in Sanskrit, later it was used for the country. अब देखिए, जो एक भरत नाम का कबीला रहता था, ठीक है, द नेम भरत was used for a group of people who lived in the northwest, जो उत्तर पश्चिम में भरत नाम का एक कबीला रहता था, उसी के नाम पर हमारा ये भारत नाम पड़ा है। और इसका जो ये है भरत नाम का कबीला, ये कोई ऐसे कोई झूठी नहीं बोल रहा है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है, और ऋग्वेद जो है अब से 3500 वर्ष पूर्व की पुरानी कृति है संस्कृत की, जिसमें गलत नहीं हो सकता, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो भरत नाम का कबीला रहता था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में फिर इसका नाम, भरत नाम का प्रयोग भारत के तरह के होने लगा, हमारे देश का नाम बुलाने के लिए ही होने लगा। अब समझ में आया इंडिया कैसे पड़ा। तो ईरान और यूनानी लोग आते थे जो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को क्या बुलाते थे? इंडिया बुलाते थे। ठीक है, और भारत कैसे पड़ा? तो भारत कैसे पड़ा? तो भरत नाम का एक कबीला था जो रहता था, ठीक है, कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में। उन्हीं के नाम की वजह से जहाँ हमारा देश है भारत, उसका नाम भारत पड़ा था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत के बारे में हम पता कैसे चलता है? तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने पास्ट को, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। बहुत पहले लिखी गई किताबों को पढ़ना, मतलब उन्हें ढूंढना और उसके बाद पढ़ना। पहले मिलेगी तब तो हम पढ़ेंगे, तो उन्हें ढूंढना और सर्च फॉर देम एंड रीड देम, उन्हें ढूंढना और पढ़ना। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, और इन्हें, ये जो किताबें हम ढूंढते हैं और फिर पढ़ते हैं, इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्यों? क्योंकि वो हस्तलिखित होती हैं, यानी हाथ से लिखी जाती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मानू। ठीक है, मैनू नाम का एक लैटिन शब्द है, उससे ये निकलता है मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज वेर यूजली रिटन एंड पाम लीफ, ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए टी नोन एज द बिज विच ग्रोस इन द हिमालयाज। अब ये जो आपकी ये होती है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं पांडुलिपि, बोलते हैं हिंदी में। ये जो पांडुलिपि होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, इसको बिज नामक ट्री की बार्क से, यानी बार्क यानी
छाल से, बिर्च ट्री की छाल जो होती है उससे बनाया जाता है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसे जैसे समय जाता जाता है तो बहुत सारी इनको बिर्च ट्री की ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती है वो कीड़ों मकोड़ों द्वारा खा ली जाती हैं, है ना। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, और कुछ नष्ट हो गई, बट मैनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी जो है सर्वाइव कर गई, मतलब अभी तक हैं, जिंदा है वो, मतलब ना उन्हें कीड़े खा पाए ना वो नष्ट हो पाई। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, है ना, ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है, मंदिरों और बिहारों में मिलती हैं। कौन, ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स। दीज बुक्स डील्ड with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. इन किताबों में, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विज्ञानों के बारे में सभी प्रकार की बातों की चर्चा मिली। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट की लेकर वो किताब बैठी है, सारी चीज़ों के बारे में उन किताबों में बताया गया है। मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वेयर इन प्राकृत, ठीक है, बहुत जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई, संस्कृत लैंग्वेज में। अदर वेयर इन प्राकृत, और कुछ प्राकृत भाषाओं में लिखी हुई हैं। अब प्राकृत भाषा क्या है, तो भारतीय आर्य भाषा के मध्य से जो अनेक प्रादेशिक भाषा विकसित हुई थी उनका सामान्य नाम है प्राकृत, ठीक है। और कुछ तमिल में भी हैं, तमिल में दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है वहीं तमिल बोली जाती है। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। अभी अभिलेख क्या होते हैं, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हम उन्हें बोलते हैं जो किसी कठोर सतह पर, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, कोई धातु की सतह हो गई, उस पर उत्कीर्णित करके लिखा जाता है, यानी खोद खोद कर लिखा जाता है, उसे ही हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट बिर्च नाम के जो ट्री होता है उसकी बार्क यानी छाल में लिखा जाता है, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, जो ठोस सतह पर उत्कीर्णित यानी खोद करके लिखा जाता है, याद रखना है। अब यहाँ पे हम पहुँचे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने आदेशों को इन पर क्या करते हैं, उत्कीर्णित करवाते हैं, इंस्क्राइब्ड, है ना। सो और क्यों उत्कीर्णित करवाते हैं, जिससे लोगों तक उनका आदेश जो है पहुंच सके, वो उसे पढ़ सकें और उसके उनके आदेश का, राजाओं के आदेश का पालन कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और दूसरी तरीके की भी अभिलेख जो हैं उपलब्ध हैं। कैसे, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जहाँ मैन मतलब औरतें भी और आदमी भी दोनों ने अपने क्या करवाया है, रिकॉर्डेड दैट दे डिड, उन्होंने जो किया उसको भी उन्होंने लिखवाया है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, उदाहरण के लिए जो किंग होते थे, राजा होते थे, वे अपनी जीतों की, जो भी युद्ध वो जीते थे उसे वो उत्कीर्णित करवा देते थे, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। आपसे पूछ रहा है कि क्या आप लोग बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखने से क्या परेशानी आती रही होगी और उस पर लिखने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, प्रॉफिट बता देते, तो प्रॉफिट ये है कि कठोर सतह पर लिखने से वो लंबे समय तक लिखे रहता है, मिटता नहीं है, ठीक है। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कागज़ पर लिखना आसान है, जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं, लेकिन पत्थर पर लिखने के लिए हमें खोद खोद के लिखना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। देयर वेर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज द पास्ट, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अतीत में बनाई गई और प्रयोग में लाई जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ये जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग बची हुई हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, जो पत्थर और ईंटों की बनी हुई पेंटिंग्स है, अलग अलग प्रकार की स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, इन सारी चीज़ों का वो आर्कियोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, है ना, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये ज़मीन में खुदाई भी करते हैं, वेपन यानी हथियार, टूल्स यानी अस्त्र औजार, पॉट्स बर्तन वगैरह, पेन्स, है ना, ऑर्नामेंट्स आभूषण, कॉइन्स यानी सिक्के, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि हिस्ट्री क्या थी, मतलब पहले के लोग क्या उपयोग करते थे, कैसे खाते थे, कैसे बर्तन थे उनके पास, उनका रहन सहन कैसा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पत्थरों की बनी होती थी। अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों की भी बनी होती थी। बेक्ड क्ले और मेटल,
कुछ मिट्टी की भी बनी होती थी, कुछ धातु की भी बनी होती थी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पर्सिबल सब्सटेंसेस यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो चीज़ें बढ़िया पत्थर से हार्ड हार्ड चीज़ों से, जैसे पत्थर, स्टोन, है ना, या फिर आपके धातु से बनाई जाती थी, ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती थी वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव करती थी, यानी रहती थी, ख़राब नहीं होती। जैसे पत्थर या धातु की कोई चीज़ होती है वो लंबे समय तक रहती थी। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वे हड्डियों को भी ढूंढते हैं, ठीक है, किसकी, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जानवरों, पक्षियों और मछलियों की क्या करते हैं, ये हड्डियाँ ढूंढते हैं। क्यों? टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये पता लगाने के लिए कि पास्ट में लोग, यानी अतीत में लोग खाते क्या थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेले, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेले इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चैट फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट को इनसे क्या हेल्प होती है कि लोग उस समय खाते क्या थे। वे वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे था ना, प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रिले, तो वनस्पतियों के अवशेष जो है बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, ये जो बीज होते हैं ये सारी चीज़ क्या हो जाती हैं, ये अन्न के दाने, है ना, बीज मतलब ये सीड्स मतलब अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जो हैं जल जाते हैं, तो वे जले हुए के रूप में बच जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है बर्नेबल है, यानी जल जाती है, तो वो जलने के बाद भी बची रहती है उनके अवशेष। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको पता है कि कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? तो ऐसा नहीं है, कपड़े जो होते हैं जल्दी सड़ गल जाते हैं, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से ही, बहुत ही रेयर केस में ही कपड़े मिलते हैं खुदाई के समय। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो जानकारी मिलती है हमको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन से, है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्रोत शब्द का, सोर्स शब्द का यूज़ करते हैं सोर्स के लिए, बोलते हैं ये सोर्स है हमारे। वंस सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, जब हमें कोई भी स्रोत मिल जाता है तो इतिहास के बारे में पढ़ना जो है बहुत ही रोमांचकारी हो जाता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, है ना, इसे क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में जोड़ते हैं, धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करके। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, तो इतिहासकार जो होते हैं और पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं ये क्या है, डिटेक्टिव होते हैं, एक तरीके से डिटेक्टिव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जासूस की तरह। हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, ये जो क्या करते हैं, ये जो क्लू इन्हें मिलता है इसकी सहायता से वे स्रोत के बारे में जानने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्लू मतलब सुराग, ठीक है। अब इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा वन पास्ट और मैनी, ठीक है। अतीत एक या अनेक होता है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय डेट्स, यानी तिथियों का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही है, लेटर्स एंड विद डेट्स, यहाँ पे मैं ऐसे आपको बता दूंगा। फिर आपको क्वेश्चन आंसर, ये आपका मैच द कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग ये बताया जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ओके, ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है अपनी कॉपी में भी, मैं कल बताऊंगा, कल आप कॉपी बना लीजिए जिन्होंने नहीं बनाई है, और ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर इसके बराबर से, तो आपको क्या करना है, लिख भी लेना है। डन, थैंक यू।